नमस्कार, न्यूज प्लस के आज के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को विधायिक प्राथमिकता बैठकों के बाद संकेत दिए कि होटल पीटरहॉफ में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2-4 दिनों में कुछ और बंदिशों पर फैसला होगा। राज्य में संक्रमण दर बढ़ रही है, हालांकि यह ट्रेंड भी पूरे देश में एक जैसा है, इसलिए कुछ नई बंदिशों पर विचार हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को कोरोना को लेकर अलग से कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कोरोना की स्पीड सभी राज्यों में एक जैसी है। जहां तक ओमिक्रॉन की रिपोर्टिंग की बात है तो यह बात सही है कि हिमाचल के पास भी टेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए। इस बारे में केंद्र सरकार के समक्ष बात रखी जाएगी। राज्य में वर्तमान में सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू और 5 डे वीक का फैसला पहले ही हुआ है। इसके बाद शादियों और अन्य समारोहों में 100 और 300 लोगों की शर्त लगी है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया क्योंकि जिलाधीशों ने धारा 144 का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन अब अचानक कोविड केस बढ़ने पर दोबारा से बंदिशों पर फैसला होने वाला है। वर्तमान में बंदिशों के आदेश 24 जनवरी तक है। ऐसे में अब सरकार आगे के लिए तारीख को बढ़ा सकती है। शादियों पर और कड़े प्रावधान लागू होंगे और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी 50% ऑक्यूपेंसी के ऑर्डर भी हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि बॉर्डर बंद करने पर भी कोई फैसला नहीं होगा। यह परिस्थिति बॉर्डर बंद करने की नहीं है। हिमाचल में स्कूल और कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। 26 जनवरी के बाद भी उनके खुलने की उम्मीद नहीं है। वजह यह है कि कोरोना केस राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के दर के साथ कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी से अभी स्कूलों को खोलना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य में 5 फरवरी तक कॉलेजों में छुट्टियां हैं तो इतने समय के लिए स्कूलों को भी बंद रखा जाए। हालांकि सरकार इस बारे में फैसला लेने से पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी चर्चा करेगी। इतना तय है कि 26 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिला ऊना में विदेश से लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों व्यक्तियों के सैंपल लेकर जांच के लिए दिल्ली भेजे हैं। सोमवार देर सायं इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें दोनों ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति फ्रांस तो दूसरा दुबई से लौटा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दोनों व्यक्ति स्वस्थ हैं। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से संपर्क में आए सभी लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए थे और सभी नेगेटिव पाए गए। विदेश से लौटे एक व्यक्ति के संपर्क में 16 व्यक्ति थे, जबकि दूसरे के संपर्क में सिर्फ एक ही व्यक्ति था। पहली 2 लहरों की अपेक्षा तीसरी लहर में बहुत जल्द लोग बीमार पड़ रहे हैं और यही नए वेरिएंट का स्वरूप माना जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोमवार देर रात जिला में आधिकारिक रूप से नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आने की बात कही गई है। दोनों व्यक्तियों के 6 जनवरी को सैंपल लिए गए थे। इसमें ये संक्रमित पाए जाने के बाद इन्हें जांच के लिए दिल्ली भेजा गया था और दिल्ली से सोमवार देर रात मिली रिपोर्ट के अनुसार दोनों व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। बताते चलें कि जिला ऊना में कोरोना वायरस आतंक मचा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। जिला में पॉजिटिव रेट 23.25 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है, जो कि जिला ऊना के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने जिला वासियों से अपील की है कि लक्षणों वाले व्यक्ति बिना डॉक्टरी सलाह के दवाएं ना खरीदें। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सर्दी, खांसी या बदन दर्द जैसे लक्षण है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच करवाएं। सार्वजनिक स्थानों पर उचित दूरी को सुनिश्चित करें और मास्क अवश्य लगाएं। पर्यटन नगरी मनाली में रांगड़ी स्थित गौ सदन में बेजुबान गाय बछड़ों की मौत के बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। इस गंभीर एवं संवेदनशील मामले को लेकर प्रशासन अब पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करेगा। इसके लिए पशुओं के कानों में लगे टैग के माध्यम से पशुपालकों की पहचान की जा रही है। प्राथमिक चरण में 5 पशुपालकों की पहचान की भी गई है। इनके खिलाफ एसडीएम ने एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। हैरत यह है कि इनमें मंडी जिले से संबंधित पशुपालक भी है। वहीं ग्रामीणों से अपील है कि यदि उनका कोई पशु बेसहारा छोड़ा गया तो उसे अपने घर ले जाएं, अन्यथा एफआईआर दर्ज होगी। मंगलवार को एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। इस बैठक में पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही गौ सदन में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए ठोस प्रबंध करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि गौ सदन में खुले क्षेत्र के चद्दरों से ढक दिया जाएगा ताकि हवा के कारण पशुओं को ठंड ना हो।
पशुओं के लिए बोरियों की भी व्यवस्था कर दी गई है। गौ सदन में चदरें लगाने का कार्य प्रशासन ने आरंभ कर दिया है। एसडीएम मनाली ने बैठक के बाद सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ गौ सदन का दौरा किया, जहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया। नगर परिषद और प्रशासन की ओर से भी समय समय पर गौ सदन का दौरा किया जाएगा। गौ सदन के संचालक के लिए लोगों से भी सहायता की अपील की जा रही है। सभी पशुओं को टैग के माध्यम से ट्रेस किया जाएगा। गौशालाओं में रखे गए पशु भी इसमें शामिल है। गौ सदन में चदरें लगाने का कार्य प्रशासन ने आरंभ कर दिया है। एसडीएम मनाली ने बैठक के बाद सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा गौ सदन का दौरा किया और वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। एसडीएम ने बताया कि इलाके में बेसहारा घूम रहे पशुओं की पहचान कर टैग के माध्यम से अनेक उनके मालिकों का पता लगाया जा रहा है। बेसहारा छोड़े जाने वाले लोगों पर अब सीधा एफआईआर होगी। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को आदेश दिए गए हैं। ढली थाना के तहत 25 साल पहले दर्ज हुए मारपीट के मामले के बाद अदालत द्वारा फरार करार दिए गए आरोपियों को शिमला पुलिस के पीओ सेल द्वारा गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने यूपी से धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार ढली थाना के तहत 13 नवंबर 1996 को आरोपी विनोद कुमार पुत्र हरिकृष्ण निवासी D32 राजीव कॉलोनी, गांव डाकघर, मोहन नगर, गाजियाबाद यूपी और प्रदीप कुमार पुत्र हरिकृष्ण निवासी मकान नंबर 773 शिव ब्लॉक, लाजपत नगर, जिला गाजियाबाद यूपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दायर हुआ है। लेकिन यह आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ और अदालत ने इन्हें पीओ करार दिया था। इसके बाद शिमला पुलिस के पीओ सेल ने इन्हें धर दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक शिमला डॉक्टर मोनिका भटुंगरू ने बताया कि दोनों वंचित आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क में क्रमशः 5 और 10 रुपए घटाने की घोषणा के बाद 4 नवंबर को ईंधन की कीमतों में तेजी से कमी आई। इसके बाद राज्य सरकार में मूल्यवर्धित कर कम करने के फैसले के बाद राजधानी शिमला में भी वैट को कम करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राजधानी में 2 दिसंबर को पेट्रोल लगभग 8 रुपए सस्ता हुआ। शिमला की भी कीमतें हालांकि जस की तस बनी रही। सिंगापुर में आज लंदन ब्रेंट क्रूड 1.25% की बढ़त के साथ $88.60 प्रति बैरल और अमेरिका क्रूड 1.40% चढ़कर $86.63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित अर्थात वैट कम कर दिया था, जिसके बाद आम आदमी को काफी राहत मिली थी। पेट्रोल डीजल के मूल्य को नित्य प्रतिदिन समीक्षा होती है और इसके आधार पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो जाती है। नादौन उपमंडल के तहत मलोटी पब्लिक स्कूल द्वारा 7 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी ओबीसी संगठन मंत्री शैंकी ठुकराल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा प्रदेश प्रवक्ता सुनील गोल्डी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए मलोटी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने भाग लिया तथा फाइनल मुकाबला शिवा फुटबॉल क्लब मलोटी पब्लिक स्कूल के बीच हुआ। फाइनल मुकाबले में शिवा फुटबॉल क्लब ने मलोटी पब्लिक स्कूल को पेनल्टी शूट आउट में 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस मौके पर शैंकी ठुकराल ने खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने की बात की तथा कहा कि खेलों को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर चुस्त व दुरुस्त बना रहता है। विजेता टीम को 7100 रुपए, उप विजेता को 5100 रुपए तथा तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 3100 रुपए की इनामी राशि दी गई। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर स्पैरो यूनाइटेड टीम रही। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच का टॉस हो गया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका उनके कैरियर को लेकर कार्य प्रबंधन करना चाहता है। इसके बाद वे सीधा T20 विश्व कप में खेले। इसके बाद 1.5 महीने का ब्रेक मिला और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी शुरू की। अब भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 23 जनवरी को खत्म हो जाएगी और दक्षिण अफ्रीका 2 फरवरी को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएगी, जहां टीम 10 तारीख में से 2 सप्ताह के बीच क्वारंटीन में रहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका घर लौटकर बांग्लादेश के खिलाफ मार्च के मध्य 2 मैचों के टेस्ट सीरीज खेलेगी।
टीम इंडिया में केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, आर अश्विनी, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल शामिल है। रबाडा बायो बबल के पिछले साल सितंबर की शुरुआत से खेल बंद रहे थे। यह तब दक्षिण अफ्रीका के श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और T20 मैचों का हिस्सा थे। इसके बाद वे आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में यूए में भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए 8 मैच खेले थे। आज के समाचारों में बस इतना ही। कुछ ताजा तरीन जानकारियों के साथ तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस टीवी।